अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 का जो है हमारा ये लेक्चर 3 हो गया। ठीक है, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एटॉमिक मास के बारे में पढ़ेंगे। तो वही टॉपिक आज हम कंटिन्यू करेंगे, एटॉमिक मास। ओके, तो जैसे कि आपको पता है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में कहा गया कि एटम्स जो होते हैं बहुत टाइनी होते हैं। ओके, इसके अलावा कहा गया कि उनका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक मास होता है। ठीक है ना, उसी मास को हम लोग एटॉमिक मास बोलते हैं। लेकिन एक्चुअली जैसे अगर बात की जाए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम ये माना जाता है कि हाइड्रोजन होता है। ओके, हाइड्रोजन को हम लोग सबसे छोटा मानते हैं। और हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है, टू बी एग्जैक्ट अगर बात की जाए तो 0.000 इस तरह से करते हुए काफ़ी ढेर सारे ज़ीरो लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तब उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है 167 ग्राम्स, या इसी को हम इजी पीजी में लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये इसका मास होता है। ओके, हाइड्रोजन का मास होता है जो कि काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा मास है ये। ठीक है, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए बहुत सेंसिटिव हमको बैलेंस चाहिए होगा, जिसको हम लोग तराजू बोलते हैं हिंदी में, उसी को बैलेंस करें, सेंसिटिव बैलेंस चाहिए होगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम जो है एटॉमिक मास को रिलेटिव निकालते हैं। ठीक, एटॉमिक मास को कैसे करते हैं, रिलेट करके निकालते हैं। ठीक है ना, एटॉमिक मास इज़ अ रिलेटिव मास, मतलब हम उसको किसी चीज़ से रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इनिशियली अगर बात की जाए तो शुरुआती स्टेज में जब एटम्स के मास के बारे में बात चल रही थी तो एटम्स को जो है कंसीडर किया जाता था स्टैंडर्ड उसको, आपके हाइड्रोजन को, क्योंकि वो सबसे छोटा एटम था और सबसे आसानी से, मतलब ये ज़्यादा लाइटेस्ट भी था इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड किसको लिया गया, बैलेंस को, स्टैंडर्ड बैलेंस को कौन लिया गया, हाइड्रोजन एटम को। ओके, हाइड्रोजन एटम को। लेकिन फिर इसके बाद फर्दर और भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे लगातार, तो हमको उसके बाद फिर क्या मिला, ऑक्सीजन मिला। ऑक्सीजन को फिर कंसीडर किया जाने लगा, इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन जो था वो क्या था, रिएक्टिव था। रिएक्टिव था मोर, मतलब मोर रिएक्टिव था हाइड्रोजन से, मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन था, इसलिए हमने ऑक्सीजन को कंसीडर किया एज अ स्टैंडर्ड। तो ऑक्सीजन के बेसिस पे जो डेफिनीशन बनी एटॉमिक मास की वो ये बनी कि एटॉमिक मास में बी डिफाइंड एज, atomic mass may be defined as the number of times, is the number of times an atom of its is heavier, it is heavier than 1/16 of an atom of oxygen, of an atom of oxygen। मतलब बेसिकली एक तरह से अगर हम इसको इन जनरल इमेजिन करें तो क्या किया गया, एक ऐसे हम एक इस बैलेंस इमेजिन कर लेते हैं। ठीक है, एक तरफ हम ये इस तरह से आपने देखा होगा दुकानों पर बैलेंस होता है, तो उसी तरह से इसको हम इमेजिन करें कि एक ऐसा बैलेंस है जिससे हम एटम का वेट नाम सकते हैं। तो बेसिकली इस डेफिनेशन का मतलब ये हुआ कि एक तरफ हम ऑक्सीजन का एटम रखेंगे, दूसरी तरफ हम कोई दूसरा एटम रखेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा इसका रिलेटिव मास कितने टाइम्स हैवियर है। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो था वो तो रिएक्टिव तो था, लेकिन फिर ये देखा गया कि अ, तो जैसे ऑक्सीजन के लिए देखा गया कि जैसे जो ऑक्सीजन होता है बेसिकली वो कई सारे उसके एक सिंगल वो नहीं होता, मतलब कहा जाए तो ऑक्सीजन के सारे एटम्स सेम मास के नहीं होते, ऑक्सीजन के सारे एटम्स सेम मास के नहीं होते हैं। ठीक है ना, सेम मास के नहीं होते, मतलब एक तरह से बेसिकली जो स्टैंडर्ड लिया जा रहा था वो गलत साबित हो रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद 1961 की बात है, एक इंटरनेशनल यूनियन बनी केमिस्ट की। ठीक है ना, मतलब पहले से थी, उन्होंने डिसाइड किया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्स ने डिसाइड किया कि अब हम कार्बन को एज अ स्टैंडर्ड लेंगे। ओके, कौन से कार्बन को, कार्बन 12 को, C12 को एज अ स्टैंडर्ड, मतलब कार्बन 12 को हम एज अ स्टैंडर्ड लेंगे और हम इसके थ्रू एटॉमिक मास निकालेंगे। बेसिकली कहने का मतलब जहाँ पर हम पहले ऑक्सीजन को रख रहे थे वहाँ पर अब हम किसको रखेंगे, कार्बन 12 को। ठीक है, और फिर ये जो डेफिनेशन बनी वो ये बनी कि जो एटॉमिक मास होता है बेसिकली, जो एटॉमिक मास होता है वो इक्वल होता है मास ऑफ एन एटम के, मास ऑफ एन एटम अपॉन
1/12 मास ऑफ कार्बन एटम के, ठीक है, यानी C12 एटम के। इस तरह से हम रिलेट करके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करना शुरू किए, ठीक है। और ये जो डेफिनेशन बनी ये आज तक वैलिड है, आज भी इस्तेमाल होती है कि हम किसी भी एटम का अगर हमको मास निकालना होता है तो बेसिकली हम उसको कंपेयर करते हैं कार्बन 12 एटम से, ठीक है। अच्छा, इसके लिए फिर एक यूनिट निकाली गई। अब जाहिर सी बात है कि ये क्वांटिटी है ना, एटॉमिक मास एक क्वांटिटी है, तो उसके लिए पहले यूनिट निकाली गई A.M.U या शॉर्ट में AMU, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट। जिसका फुल फॉर्म होता है क्या? एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन बाद में चल के इसको अब शॉर्ट कर दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखने से अच्छा एक छोटा सा बना दिया गया जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट या सिर्फ यू लिखते हैं। तो आजकल हम अगर किसी भी एटम का मास लिख रहे होंगे, किसी भी एटम के मास लिख रहे होंगे तो हम उसको किससे लिखेंगे? यूनिट के फॉर्म में लिखेंगे, ओके। उसको हम यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। तो जैसे अगर मान लीजिए अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बात करें फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक एटम की, जैसे मान लीजिए हमने बात किया एल्यूमिनियम की, ओके, एल्यूमिनियम की एग्जांपल ले रहे हैं खाली एटॉमिक मास का, ठीक है ना। एल्यूमिनियम की बात की, इसका सिंबल होता है Al, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो 27 यूनिट्स होता है, क्लियर। अगर हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का सिंबल होता है He, इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 4.0 यूनिट्स, ओके। ऐसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, नाइट्रोजन की बात करें तो इसका जो मास होता है वो कितना होता है? 14.0 यूनिट्स। ये सारे जो मास हैं ये क्या हैं? ये रिलेटिव मास हैं, ओके। ये क्या है? रिलेटिव मास हैं। और इनको किससे रिलेट किया गया है? इनको C12 एटम से रिलेट किया गया है, ठीक है ना, कार्बन 12 एटम से, ओके। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। और एटॉमिक मास निकालने वाला आपके लेवल पर नहीं कि कैसे निकलेगा, आपको बस पता होना चाहिए कि इस एटम का इतना मास होता है, ठीक है। ये आपको लर्न करना पड़ेगा तभी आपकी ये बातें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो ये था हमारा एटॉमिक मास। अच्छा, अब एक चीज़ और डिटेल के लिए, इन डेप्थ नॉलेज के लिए, कहा जाता है कि एटॉमिक मास यूनिट जो होती है, एटॉमिक मास यूनिट जो होती है वो इक्वल होती है 1/12 मास ऑफ C12 एटम के, ठीक है ना। मतलब एक एटॉमिक मास यूनिट 1/12 मास ऑफ एटम के लिए होती है, ठीक है। अब ये होता कितना है, मतलब 1 AMU आखिर होता कितना है, ठीक है। तो 1 AMU को अगर हम ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 1 AMU को हम अगर ग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हमको मिलता है 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है जिसको हमें लर्न करना पड़ेगा कि 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके बराबर होता है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के, ओके। जैसे अगर मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, हमने कहा कि हीलियम जो है उसका मास 4 यूनिट्स है। तो अगर हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो हम क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम से कर देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्राम्स में, ओके। तो ये हम कन्वर्जन करने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा 1 AMU का मामला, ओके। अब जो है अगली टॉपिक हमारी है वो है मॉलिक्यूल। अगली जो टॉपिक है वो क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल बेसिकली हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है सब्सटेंस का विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, मतलब अपने से जिंदा रह सकता है। विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ओके। मतलब कहने का मतलब जैसे मान लीजिए कि जैसे अगर हाइड्रोजन का अकेला एटम कभी नहीं जिंदा रह सकता, ऑक्सीजन का अकेले नहीं रह, ये कैसे किस फॉर्म में जिंदा रहते हैं? ये हमेशा मॉलिक्यूलर फॉर्म में जिंदा रहते हैं। किस फॉर्म में? जैसे अगर हाइड्रोजन का एग्जांपल ले रहे हैं तो H2 फॉर्म में, ऑक्सीजन का ले रहे हैं तो O2 फॉर्म में, या O3 फॉर्म में, या CO2 फॉर्म में। इस तरह से मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं और इनकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है, मतलब एक पहचान होती है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट एंड शो all the properties of substance and show all the properties of that substance, okay, ठीक है।
तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टेंस विच कैन इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट और एंड शो सम प्रॉपर्टीज, इसमें हम और भी बढ़ा लेते हैं, एक्सटेंड कर लेते हैं, एंड शो सम प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, मतलब कुछ प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं। जैसे एटम जो होता है वो इंडिविजुअली अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाता है, लेकिन मॉलिक्यूल्स अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप्स के। अगर हम इनके टाइप्स की बात करें तो ये कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, और हमारा दूसरा जो होता है वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स। नाम से ही पता चल रहा है, वैसे फिर भी हम समझा देते हैं। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स का मतलब होता है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट का कंपाउंड हो, सॉरी एक ही एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें, नियॉन गैस हो गई, हीलियम गैस हो गई, ठीक है, आर्गन गैस हो गई, या अगर हम बात करें हाइड्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई, क्लोरीन गैस हो गई, फ्लोरीन गैस हो गई, ठीक है, या फिर अगर हम और डिटेल में जाएं तो ओजोन गैस हो गई, एट्सेट्रा, ठीक। ये सारे क्या हैं? या अगर हम बात करें P4 भी, तो ये सारे कैसे मॉलिक्यूल्स हैं? ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। मतलब इसमें सिंगल एलिमेंट, जैसे आप देखिए इसमें सिर्फ सिंगल नियॉन है, सिर्फ इसमें हीलियम, सिर्फ आर्गन है, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ क्लोरीन, सिर्फ फ्लोरीन, सिर्फ ऑक्सीजन, सिर्फ फॉस्फोरस है। तो ये सारे क्या हो गए? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स हो गए, ठीक। अच्छा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स का मतलब जिसमें कई सारे एटम्स हों, जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया CO2 का, H2O का, CH4 का, ये सब, ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मीथेन। एसिटिक एसिड की बात करें तो CH3COH हो गया, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो बेसिकली इसमें कई सारे जब एटम्स आ जाएंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड बोलेंगे, ओके। जब ऐसा केस अराइज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। क्लियर है बात? अच्छा, अब इसमें एक टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में ही ये टर्म इस्तेमाल होता है, एटॉमिसिटी। बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया नियॉन, हीलियम और आर्गन का, फिर हमने एग्जांपल लिया H2 का, O2 का, Cl2 का, F2 का, फिर हमने लिया O3 का। तो जैसे इसमें सिर्फ एक एक एलिमेंट है तो इनको हम लोग बोलते हैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो क्या बोलते हैं हम लोग? मोनो एटॉमिक। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इस तरह से हमारा जो मामला चलता है तो उसी को बोला जाता है एटॉमिसिटी। बेसिकली नंबर ऑफ एटम्स की बात हो रही है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एटम्स इन्हें मॉलिक्यूल की बात हो रही है, तो ये क्या होता है? ट्राई एटॉमिक, डाई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक हो सकता है, ठीक है। तो ये था हमारा मॉलिक्यूल, ओके। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयंस के बारे में। उसके साथ साथ हम सीखेंगे केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है, ठीक है ना। राइटिंग केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। देखिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आयंस एंड केमिकल फार्मूला, इसीलिए हम इसके ऊपर इंडिविजुअल लेक्चर करेंगे, ठीक है। आयंस एंड केमिकल फार्मूला, जैसे हमने कोई नाम लिया कि मान लीजिए सोडियम क्लोराइड का लिखिए, तो आपको कैसे नाम लिखा है? जैसे मान लीजिए हमने कहा सोडियम सल्फेट का नाम लिख लिया, हमने कहा सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम लिखिए, हमने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड का नाम लिखिए, ठीक है। इस तरह से नाम दें तो उसका आप केमिकल फार्मूला कैसे लिखेंगे ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।